बच्चों आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th हिंदी कोर्स बी यानी ब से जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है 2024-25 से एफिलेटेड बच्चों के लिए। उनके लिए यह सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सैंपल पेपर से आपको बहुत चीजें जानकारी के रूप में मिलेंगी, जैसे कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, और इसके सॉल्यूशन के साथ ही इसका एनालिसिस भी करेंगे। यानी जो आंसर आएंगे, यानी जो इसके आंसर हैं, उनके आंसर क्यों आए, कैसे आए, थोड़ी बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। जिससे होगा क्या, आपके एग्जाम वाले दिन आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आप करने वाले थे। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान से सुनना। अब हम शुरू कर रहे हैं। देखो ये 3 घंटे का होगा और 80 अधिकतम अंक होंगे। 80 मार्क्स का पेपर है और 10वीं हिंदी ब वालों के लिए है, यानी बी वालों के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए उसी से रिलेटेड कुछ सिलेबस है। पहला प्रश्न जो देख रहे हो, पहला ही नहीं, पहला और दूसरा, ये दो जो क्वेश्चंस होंगे शुरू के, कौन कौन से, जो अपठित गद्यांश पद्यांश होंगे, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है पैराग्राफ। पहले तीसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। पदबंध से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने होंगे। तो ये 5 प्रश्न आपके यहां लिखे गए हैं। एक एक करके हम इसके आंसर को देखेंगे और जो आंसर मैं बताऊंगा उससे पहले वीडियो को आप रोक लेना और कमेंट में बताना आपका आंसर क्या है। इससे क्या होगा, इससे आपको अपना स्तर भी पता चलेगा, लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो। तो आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, कितने गलत, वो सारी चीजें आपके फायदेमंद के लिए होंगी। तो जरूर ये काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखना है। अब विशेषण पदबंध के बारे में मैंने वीडियो में क्या समझाया था, विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा होगी, है ना। संज्ञा की विशेषता ही तो बताएंगे विशेषण पदबंध, और वो विशेषण पदबंध इसमें कौन से हैं, जैसे जाबाजी और साहसिक, ये तो विशेषण पदबंध है और कारनामों की ये विशेषता बता रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा जाबाजी और साहसिक, ये विशेषण पदबंध है। इस तरह से आप अलग करके लिख सकते हो। चलिए, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जा सकती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। एक तरह से संज्ञा पदबंध की परिभाषा बतानी है, जो बहुत इजी होगी आपके लिए। जिस वाक्य में संज्ञा प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है वो संज्ञा पदबंध है ना। ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन इसके साथ ही इसका उदाहरण देना था, जो यहां लिख दिया गया है। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। अब इस वाक्य में अगर ध्यान से देखो तो रमेश संज्ञा है और रमेश तक अंडरलाइन तुम्हें करना है, और रमेश के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। क्या है रमेश के बारे में, कि वो श्याम का बड़ा भाई है। तो ये है तो संज्ञा के बारे में ही ना, तो इसीलिए पूरा संज्ञा पदबंध होगा। और सिर्फ यही एग्जांपल ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप जो भी उसका उत्तर दोगे, यानी संज्ञा पदबंध का कोई भी उदाहरण दोगे, वो भी ठीक होगा। चलिए एक एक दो एग्जांपल याद कर लेना। सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखना है। अब आप समझ ही गए होंगे, आप तक अंडरलाइन है। वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वर्ड देख लेना। तो आपने देख लिया। अब आप आता है सर्वनाम में, तो इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध। चलिए, मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूं। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट करना है। अब ध्यान से देखो, यहां 2 ऐसे वर्ड हैं जो कुछ विशेषता बता रहे हैं, लेकिन किसकी विशेषता है, पास करने की, यानी क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने वाली ये खेलते कूदते शब्द, ये क्रिया पदबंध है। तो क्या लिखा है, सॉरी, क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध खेलते कूदते है और क्रिया विशेषण पदबंध है। और अब इसका कारण क्या है कि ये क्रिया पदबंध है, तो इसका कारण है यह पद क्रिया की विशेषता बता रहा है। यही सिंपल सा उदाहरण है जो वीडियो में भी मैंने समझाया था। क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो मैं आपको बता रहा था कि एक उदाहरण जरूर याद कर लेना ताकि आपको इजी हो जाए। तो ये क्रिया पदबंध का बिल्कुल आसान सा है। वह दौड़ता चला गया, ये सारा पदबंध है जो क्रिया ही है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर दिया गया, आसान सा था। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के प्रश्न। अब रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण करना है। देखो, दादा को स्टार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। वाक्य का भेद लिखना है, मतलब सिंपल सा आपको बताना है। बहुत आसान ट्रिक बता रखी है वीडियो में, जैसे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। क्या आपको कहीं भी क्रिया दिखी? हाँ दिखी, सूझेगा। क्या और क्रिया दिखी? नहीं, सिर्फ एक ही तो क्रिया है, कहीं पूरे वाक्य में और कहीं नहीं है। तो इसीलिए ये सिंपल सा सरल या साधारण वाक्य है, यहां पर आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। अब संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि
जो क्रिया है वो दो हो जाए और दोनों पूरे पूरे वाक्य हो, यानी कोई अधूरा सा ना लगे। तो अब क्या इसका आंसर होगा? देखो, भीड़ की अधिकता के कारण यहां तक कोई वाक्य टूट सकता है। वाक्य बनेगा भीड़ की अधिकता थी, अब यहां अधिकता थी, यहां तक तो एक वाक्य हो ही गया। इसीलिए अब इसलिए क्यों जोड़ा? क्योंकि कोई दो वाक्य को जोड़ने वाला भी तो चाहिए, इसीलिए यहां पर यह वर्ड लगाना पड़ा। पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। अब ये एक अलग वाक्य है और ये एक अलग है, दोनों पूरे पूरे भी हैं और एक योजक के द्वारा जोड़ दिया गया। और योजक हर बार और नहीं लगता, कुछ कभी कभी इसलिए भी लग जाता है और कभी कभी लेकिन भी लग सकता है। लेकिन 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 लगाने वाला थोड़ा ध्यान से समझ के, ठीक है। उदाहरण द्वारा सरल और मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब उदाहरण देना है सरल और मिश्रित वाक्य का, जो बहुत इजी आप दे सकते हो अगर एक एक आधा एग्जांपल आपको पता है, या एग्जांपल भी नहीं पता तो ट्रिक पता हो, थोड़ा बहुत मैंने बता रखा है आपको वीडियो में कि कैसे आप एक वाक्य बना सकते हो या एक वाक्य को पहचान सकते हो, तो उससे भी आप ये आंसर लिख सकते हो। अब मैं ये जो बार बार वीडियो में बता रखा है ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आपको दिक्कत हो सकती है इस तरह के आंसर लिखने में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्री क्रैश कोर्स का लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लेना। उसमें आपको पूरा सिलेबस A to Z सिलेबस एक लिंक पर ही मिल जाएगा, एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल फ्री है, ऐसा कोर्स है। चलिए, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, क्या भूमिका निभाता है? ऑब्वियस बात है ना, अगर संयुक्त वाक्य होगा तो समुच्चय बोधक अव्यय तो आएगा ही, यानी दो वाक्य को जोड़ने वाला। अगर अव्यय के बेसिक नहीं पता तो आपको वो जरूर वीडियो देख लेनी चाहिए, वो भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। सिंपल सी लाइन है, बस एक साधारण रूप में उसको बता दिया गया, ठीक है। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। अब देखो, इसमें यहां पर एक वाक्य लिखा है और इस वाक्य का भेद भी बताना है और कारण भी स्पष्ट करना है। देखो, भेद बताना तो बहुत आपका बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिक सीख रखी है। देखो, की आ गया तो वाक्य का भेद आप समझ ही गए होंगे किस तरह का बता सकते हो। देखो, ये मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि की आ गया, की वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले आधार वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, मतलब इस वाक्य पर ये वाक्य आधारित है, तो इस वजह से ये मिश्र वाक्य है। चलिए, समास पर आधारित 5 प्रश्नों में अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे समास से रिलेटेड, उसके आंसर देने। देखो, पहला है सामासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। देखो, सामासिक पद क्या है पहले ये समझो। सामासिक पद का मतलब यही हुआ ना, जैसे राजा रानी, ये एक अर्थ स्पष्ट करते हैं, ये समास है ना। ऐसे ही दशानन, ये भी एक समास है। जो दो छोटे छोटे शब्द दिखते हैं, दश आनन, राजा रानी, ये दो छोटे छोटे शब्द दिख रहे हैं। अब इन दोनों शब्दों के बीच में अपने आप कुछ वर्ड लगते हैं, जैसे राजा रानी में लगा राजा और रानी, है ना। ऐसे ही दशानन में लगा दश है आनन जिसके, तो ये जो शब्द लगे ये सामासिक पद हो जाते हैं, यानी राजा रानी ये सामासिक पद है। लेकिन अन्य जो व्याकरणिक पद हैं, वैसे नॉर्मल जो वर्ड होते हैं, कुछ भी लगा लो, कोई भी वर्ड लगा लो, कोई भी पद लगा लो, वो एक नॉर्मल है, वो कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते, कोई विशेष नहीं होते, वो कॉमन या यूं कह लो कि एक आम शब्द हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो, अन्य व्याकरणिक पदों के विग्रह करने पर विशेष अर्थ उत्पन्न नहीं होता, जबकि सामासिक पद के विग्रह से विशेष अर्थ में ध्वनित हो जाता है, मतलब वह अच्छा अर्थ दे देता है, विशेष अर्थ दे देता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखो, एक तरह से ये तत्पुरुष समास की परिभाषा ही पूछी है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। इसमें तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो यही बात हो गई। दूसरी क्या लिखी हुई है, देखो, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रमुख होता है, उत्तर पद से ही अर्थ का तो पता चलता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इसमें उत्तर पद कौन सा है? पुत्र, यानी बाद वाला वर्ड। तो राजा और पुत्र, तो ये दो वर्ड हैं, इसमें बाद वाला है पुत्र, तो बनेगा राजा का पुत्र। अब यहां पुत्र ही तो विशेष है, राजा की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पर पुत्र की बात हो रही है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है, कैसे? ये तो बता दिया इसने कि ये अव्ययीभाव समास है, लेकिन कैसे है? क्यों? क्योंकि यहां पर यथा आया हुआ है और यथा एक अव्यय है, अव्यय में ही जो पहला पद अव्यय हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि इसमें पहला पद प्रधान है। अब इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, देखो, यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है जो एक अव्यय पद है, इसीलिए अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय और प्रमुख भी होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है। चलिए, त्रिलोकीनाथ सामासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। अब इसका बस आपको भेद बताना है और मतलब एक तरह का विग्रह करना है, विग्रह करते हुए भेद बताना है। देखो, त्रिलोकीनाथ में का जो भेद बनेगा, जो सॉरी विग्रह बनेगा, तीनों लोकों के नाथ हैं जो, अर्थात विष्णु, ये तो हो गया एक विग्रह। लेकिन इससे पता चल गया कि जो आ गया या अर्थात आ गया, इससे ही समझ में आ गया कि ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान है। द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। अब द्विगु समास की परिभाषा या सॉरी विशेषता बतानी है आपको। देखो, द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है। उदाहरण है त्रिकोण, चौराहा आदि। मतलब एक तरह से परिभाषा पूछी गई है,
जो यहां लिखनी है आपको। अब 5 प्रश्न मुहावरों के बारे में है और क्या है वो पहला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए खालिस्तान करनी पड़ती है। देखो इतना इजी है ये कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे या चलो मुहावरे पर ध्यान ना भी दो तो बस वाक्य पूरा कर दो, इससे ही समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर आएगा रात दिन एक करना। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए रात दिन एक करनी पड़ती है। सिंपल सा है ना। चलिए, समुद्र किनारे शाम को तारा रोज वामीरों की क्या करता था, खालिस्तान है, खालिस्तानी भरने, मुहावरे अपने आप ही भरे जाएंगे। क्या करता था, बाट जोहता था, यानी इंतजार करता था बाट। अगला है, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। अब इस पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग करना है। देखो पहले तो मुहावरा छाटना है। देखो मुरझाया हुआ चेहरा, और इसके अलावा आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई मुहावरा भी होगा तो मुरझाया हुआ चेहरा ये एक मुहावरा है। परीक्षा परिणाम, अब ये एक वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विद्यार्थियों का चेहरा मुरझा जाता है। ये तो चलो आप भी बना लोगे, बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी वाक्य में बदलना था, कोई और वाक्य आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा। काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना, मुहावरे में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब एक तरह से ये दोनों मुहावरों का अर्थ पूछा है, तो क्या बनेगा, काम तमाम कर देना यानी खत्म कर देना, और धूल में मिला देना का मतलब शान में दाग लगा देना, चलिए यानी बेइज्जती करवा देना। निराशा के बादल फटना, मुहावरे का वाक्य बनाइए। अब एक वाक्य बनाना है जिसमें ये मुहावरा यूज करना है। वाक्य बनेगा, कोरोना महामारी को हराकर मोहन के परिवार से निराशा के बादल छट गए। अब आगे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके नीचे कुछ प्रश्न हैं और वो प्रश्न एमसीक्यू टाइप हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें आप पहले तो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद इसके आंसर देंगे। वैसे तो पैराग्राफ की पहली लाइन या दूसरी लाइन से ही समझ में आ गया कि ये पार्ट किस पार्ट से है। अगर आप समझ गए तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सा पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदालसा, मतलब पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका आंसर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग या पार्ट के अकॉर्डिंग देंगे। मदालसा को थाने में भी मारा गया था। इस कथन से अंग्रेजी शासन की किस मानसिकता का पता चलता है? आप समझ तो गए होंगे, लेकिन पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए। स्त्रियों पर हिंसा, दमनकारी नीति, बदले की भावना, अंग्रेजों की क्रूरता। अब देखो इसमें चारों में से एक चीज ऐसी है जो यूनिक है, जो इस पैराग्राफ में भी बता रखी है, बाकी 3 चीज तो उससे रिलेटेड ही नहीं है। मतलब पहला जो था स्त्रियों पर हिंसा, ये सही आएगा। चलिए, सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। कथन से निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निकलता है? अब ऑप्शंस दिए हुए हैं। आंदोलन में पुरुषों की संख्या कम थी, अगर है तो एक बार जवाब देना कमेंट बॉक्स में। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, पुलिस स्त्रियों को अधिक गिरफ्तार कर रही थी, या फिर मॉन्यूमेंट पर स्त्रियां आगे की पंक्तियों में थी, आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन चारों में से कोई तो ठीक लगा होगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को रोक लियो, तब तक मैं आगे आंसर बताता हूं। चलिए, इसका आंसर आएगा चौथा, आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, शायद इस वजह से। चलिए, शायद नहीं, पक्का। इस गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? इस गद्यांश का सूत्रधार कौन है, मतलब कौन? ये पाठ अगर पढ़ा हुआ तो आपको ये समझ में आएगा इसका आंसर। पहला है पूर्णदास, मदालसा, सीताराम या जानकी देवी। चलिए, इसका आंसर आएगा सीताराम। ये पाठ को पढ़ के समझ में आएगा। यहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। पंक्ति में संगीन का अर्थ बताना है बच्चों, तो संगीन है इन चारों में से, मतलब इन चारों में से कोई अर्थ है। देखिए, गंभीर, घायल, मूर्छित या फिर नाजुक। मूर्छित गलत लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया। चलो, इन 4 में से जल्दी से एक बार जवाब दीजिए और सही उत्तर आएगा गंभीर। चलिए अब आगे आते हैं एक ऐसे प्रश्न में जिसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, और कथन और कारण दोनों अच्छे से पढ़ लेना। पहले देखो, पहले कथन पढ़ लेते हैं। कथन है, डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे, और कारण है, वे आंदोलन के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे। अब इनमें से ये आंसर देना है कि कथन और कारण दोनों में कौन सा सही है। तो यही कुछ लिखा हुआ है, देखो, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं अगले ऑप्शन में। उससे अगले ऑप्शन में कथन ए गलत है तथा कारण आर सही है, और अगला है कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। देखो आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी अगर आपने पाठ पढ़ रखा है। तो पाठ नहीं पढ़ा तब दिक्कत है, पाठ को पढ़ लीजिए। लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स का, उसमें आपको A to Z सिलेबस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, वीडियो के बाद जरूर देख लेना। चलिए, इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। चलिए, गद्य खंड पर आधारित अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको पैराग्राफ के रूप में लिखने हैं। अब पैराग्राफ में लिखने हैं तो यह बात ध्यान रखना कि पूछे आपसे 4 प्रश्न हैं लेकिन उत्तर आपको 3 के ही देने। लेकिन हालांकि यहां पर तो हम सारे करेंगे। देखो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, पंक्ति से बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता
कैसे चलता है। देखो, अगर मैं इस प्रश्न का जवाब लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड देने लग गया, यानी लिखने लग गया, तो काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का जवाब तो दे रहा हूं, लेकिन कुछ हिंट से, मतलब कुछ ऐसी शब्दों से कि आपको समझ में आ जाए, इस तरह से मैं इसका जवाब दूंगा। आप थोड़ा बढ़ाकर लिख सकते हो उसको। देखो, मेरे देखते तुम बेराना चलने पाओगे। अब इस पंक्ति से बड़े भाई का कर्तव्य तो दिख ही रहा है ना कि वो कितना अपने कर्तव्य को समझ रहा है। वो अपने छोटे भाई को थोड़ा डांटते हुए थोड़ा ध्यान भी रख रहा है कि वो गलत रास्ते पर ना चल पड़े। तो ये बात इससे पता चलती है कि बड़े भाई ने अपने कर्तव्य को निभाया है। चलिए, और अधिकार भी है उसका। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, तातारा ने ऐसा क्यों कहा होगा। अब देखो, पहली बार वो विचलित हुआ था जब वो वामीरो को देखता है। अब उस समय उसकी मानसिक स्थिति, उसकी जो शारीरिक स्थिति कैसी थी, उसका मन लग रहा था या नहीं लग रहा था, इस तरह की बातें डिटेल में बता देना। डिटेल का मतलब 4-5 लाइन में, 3-4 लाइन में बहुत है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। कैसे? मतलब शैलेंद्र ने जिस हिसाब से वो काम करवाना चाहा था, राज कपूर ने बिल्कुल वैसे ही अपनी भावनाओं में बहकर उसे उतार दिया, या यूं कह सकते हो कि उसने अपने काम को बखूबी निभाया। तो ये बात यहां पर थोड़ी डिटेल में लिख लेना। शहादत अली खां में देश प्रेम का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको उसकी गद्दारी दिखानी है कि वो किस तरह से अपने देश के प्रति गद्दारी करता है, अपनों के प्रति गद्दारी करता है। वो सारे शब्द आपको यहां पर लिखने हैं। चलिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, अब यहां पर एक कविता आई हुई है, जैसे ऊपर पैराग्राफ आया था, पठित गद्यांश आया था, अब ये पठित काव्यांश है। चलो, अभिष्ट मार्ग में संघर्ष खेलते हुए, इस लाइन को पढ़ते ही समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो इस कविता का नाम क्या है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, एक बात और ध्यान रखना, हाँ, पॉइंट वाइज आंसर। कई बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं हर प्रश्न का। देखो बच्चों, एक बात दिमाग में बिठा लो कि हर प्रश्न का आंसर पॉइंट वाइज नहीं होगा, ना आपको लिखना है। कुछ एक प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, यानी लगभग 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे होते हैं पूरे पेपर में जो आपको पॉइंट वाइज लिखने होते हैं। कई बार तो पूछ ही लिया जाता है कि पॉइंट वाइज लिखो, या फिर कई बार नहीं पूछा जाता। कुछ प्रश्न ऐसा ही हो जाता है कि पॉइंट वाइज लिखने का मन कर जाता है या आसानी हो जाती है, तो वो लिखो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हर प्रश्न को आप पॉइंट वाइज लिखने लग गए तो आपके मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हो, बहुत ज्यादा मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। तो ये काम थोड़ा ध्यान से करना, ये काम करना ही मत, ठीक है, ये पॉइंट वाइज करना। चलिए, अब ये कविता है आपके सामने, कुछ प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ता हूं। जीवन में निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संपर्क बढ़ाने से, साधन जुटाने से, सतत प्रयत्नशील रहने से, या फिर लक्ष्य का ध्यान रखने से। अब यहां तो चारों ऑप्शन एक जैसे नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सारे ही आसान से हैं, मतलब ये कह सकते हो कि आसानी से इसका आंसर आ सकता है, पता चल सकता है, जो है तीसरा। कवि को किस बात का डर है, यह बताना है। दूरियां बढ़ने की, या प्रेम कम होने की, या फिर सहयोग में कमी, या फिर एकता की भावना का। तो अब अगर कविता पढ़ी है तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे दोगे, और इसका आंसर आएगा प्रश्न नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1, दूरियां बढ़ने का उसका डर है। निम्नलिखित कथन ए और कारण, अब जो कथन और कारण है उसको अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कवि मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य मानता है, और कारण है मनुष्यता के लिए संतोष का होना आवश्यक नहीं है। देखो, ये दूसरा थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मनुष्यता के लिए संतोष का होना आवश्यक नहीं है। देखो, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, और दूसरा है कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। तीसरा है कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। चौथा है कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ध्यान से देखो, यही प्रश्न या यही ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कथन ए सही है लेकिन किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। चलिए, कवि समर्थ भाव किसे मानता है? स्वार्थ भावना को सबल बनाना, या फिर कार्य में सफलता प्राप्त करना, या कार्य के प्रति लगनशीलता रहना, या स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। ऑब्वियस बात है ना, चौथा ऑप्शन ठीक है। चलिए, अतर्क है ये, अगर ना दिख रहा हो ये मिसप्रिंट है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पंक्ति का भाव बताना है। अभी जो मैंने कविता दिखाई थी उसी में लिखी हुई है एक लाइन, उसका आपको भाव बताना है, और भाव क्या बनेगा? तर्कहीनता, भावुकता, नकारात्मकता या सकारात्मकता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं, और ये सही जवाब है सकारात्मकता। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अब ये 10वां है, काव्य खंड पर आधारित। काव्य खंड पर आधारित अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कविता से रिलेटेड हैं, और उनमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वैसे अब यहां पर हम सारे ही करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर निहित होती है। कबीर की साखी से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब ये तो आप समझ गए ना, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर ही निहित होती है, भीतर ही विद्यमान होती है। बाहरी रूप से वो कुछ और हो, अंदर से वो कुछ और हो, इसे
मतलब वो मनुष्यता नहीं दिखती, मनुष्यता दिखती है कि आंतरिक रूप से वो कितना अच्छा है। तो वो बात यहां पर आएगी। दूसरा, इसमें उदाहरण पूछा हुआ, तो उदाहरण आप वो मृग हिरण, जैसा मैंने बताया था, मतलब वो मृग हिरण का मतलब वो ऐसा हिरण जिसके अंदर कस्तूरी होती है और उसको कहते हैं कस्तूरी मृग। तो वो कस्तूरी मृग का उदाहरण आप दे सकते हो कि उसके अंदर कस्तूरी होती है जिसकी खुशबू के लिए वो बाहर घूमता फिरता है, जबकि वो उसके अंदर विद्यमान है, वगैरह वगैरह। इस तरह की उदाहरण आप लिख सकते हो। जीवन में सुख दुख धूप और बादल की तरह होते हैं, मतलब जिस तरह से धूप और बादल आते जाते रहते हैं, इसी तरह से सुख दुख भी आते रहते हैं। अगर सुख आ गया है तो दुख भी आएगा, लेकिन दुख आ गया है तो ये मत समझना कि वो हमेशा बना रहेगा, कभी सुख भी मिलेगा। चलिए, पर्वत प्रदेश में पावस कविता से कोई एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ये तो कुछ बताया ही नहीं। चलिए खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्वत प्रदेश के जो भाव हैं, जो उदाहरण है, कोई उसका एक उदाहरण देना था, जो आप दे दीजिएगा। पता नहीं क्या पूछा है। तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा ही होता है, ये बात तो सच है। विचार व्यक्त कीजिए। तोप मतलब अगर किसी का नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो आपका भी नुकसान होगा ही, आज नहीं तो कल। इस तरह की व्याख्या आप डिटेल में लिख सकते हो, इतना कि वो 3-4 लाइन में पूरी हो जाए। चलिए, मनुष्य को अपने साहस और पुरुषार्थ, साहस तो आप समझ गए, पुरुषार्थ मतलब होता है मेहनत, पर भाग्य से अधिक भरोसा रखना चाहिए। आत्मतराण कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। अब यहां पर यह बताना है कि अब मनुष्य के अपने साहस पर और मेहनत पर, इस पे भरोसा होना चाहिए। मनुष्य को इन दो चीजों पर भरोसा होना चाहिए, ना कि अपने भाग्य पर, कि मेरा भाग्य अच्छा होगा तो अपने आप ही काम हो जाएंगे। देखो, भाग्य साथ देता है, लेकिन इन दो चीजों के होने पर, अगर ये दो चीजें साथ नहीं है तो भाग्य भी पीछे चला जाता है। तो ये बात इस तरह से थोड़ी डिटेल में लिख सकते हो। चलिए, अब संचयन बुक से कुछ प्रश्न है और वो है 3-3 नंबर के। ये भी ध्यान रखना, ये 3-3 नंबर के हैं, तो कुछ डिटेल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि ये 2 नंबर के थे, ये 3 नंबर के हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो चलेगा ही। चलिए, अब पहला प्रश्न है, भारत एक बहुधार्मिक समाज वाला देश है, सामाजिक सद्भाव के लिए टोपी शुक्ला पाठ आपको कैसे मदद करता है? देखो, टोपी शुक्ला अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें जो 2 बच्चे हैं वो सारा कुछ बयां कर देते हैं कि बहुधार्मिक समाज वाले देश में सद्भावना कैसे दिखाई जाती है। तो आप उस पाठ के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो लिखोगे, यहां इस प्रश्न में फिट बैठेगा। और बच्चों, अगर आपको इसी तरह से, जैसा ये सैंपल पेपर है, इसी तरह से एक और भी सैंपल पेपर चाहिए अच्छी रिवीजन करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में सैंपल पेपर 2 लिख देना। अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो मैं इस पर एक नई वीडियो और यानी दूसरी वीडियो भी ले आऊंगा। चलिए, अभी फिलहाल इसको पूरा कर लीजिए। चलिए, स्मृतियां सदैव सुखद होती हैं, सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपनी स्मृतियों को साझा किया है। आप भी इस प्रकार की कोई स्मृति साझा करके बताइए कि आपको क्यों अच्छी लगती है। मतलब एक पुरानी बातें याद करनी है आपको, जो अच्छी लगी वो आपको इसमें बताना है। मतलब सुखद स्मृति, दुखद वाली नहीं। आज शहरी और ग्रामीण जीवन में अकेलापन एक आम समस्या हो गई है, जो कि है भी। इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? हरिहर काका पाठ के आगे क्या लिखा हुआ है, संदर्भ में युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। मतलब सही उत्तर देना है। प्रश्न आप समझ ही गए होंगे कि मतलब ग्रामीण और जो शहरी जीवन हो गया है वो अब अकेलेपन महसूस करता है, या यूं कह लो कि हर व्यक्ति अपने आप में अकेला महसूस कर रहा है। हरिहर काका के साथ भी कुछ कुछ ऐसी, मतलब इस पाठ में कुछ कुछ वैसी स्थिति दिखाई गई है। तो उसके बारे में भी लिख सकते हो और कुछ अपना एग्जांपल, अपने गांव का एग्जांपल, अपने शहर का एग्जांपल दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ एक रचनात्मक लेखन, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जिस पर आपको अनुच्छेद लिखना है, और अनुच्छेद लेखन पर आपको वीडियो बना दी है, वो जरूर देख लेना। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। पत्र है, आप श्याम है, मतलब अगर लड़के हैं तो श्याम है, और लड़की है तो दीपशिखा आपका नाम है। विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिससे विद्यार्थी भाषा की ध्वनियों को समझकर श्रवण और वाचन कौशल का विकास कर सके। ये पत्र को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि ये शिकायती पत्र से रिलेटेड है, और जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि शिकायती पत्र का फॉर्मेट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा फॉर्मेट आएगा शिकायती पत्र का, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अथवा में भी दिया हुआ है, आप B43 आकाश विहार दिल्ली निवासी राजन है या फिर रम्या है, हर साल होने वाली परीक्षा पर चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। यहां पर भी शिकायती पत्र का ही एक फॉर्मेट है जो आपको यूज करना है। तो बाकी आप अपने संपादक को लिखिए ये पत्र, और संपादक में लिखना यही है कि परीक्षा पर चर्चा जो हुई उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखनी है। सूचना का जो टॉपिक है वो ये है कि आप राहुल और रोशनी है, मतलब या तो राहुल है या रोशनी है, दोनों मत लिखना। आप अपने स्कूल के विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं। देखो कितने बड़ा पद दे दिया है। आपके स्कूल में अंतर विद्यालय यानी कि इंटर स्कूल कंपटीशन है, जो है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में सभी विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए एक सूचना तैयार करनी है। तो ऊपर एक सूचना शब्द आ जाएगा और उसके नीचे जो मैटर लिखना है वो कुछ इस टॉपिक पर होगा कि वाद विवाद प्रतियोगिता
प्रतियोगिता होने जा रही है, जो मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो में किस तरह का फॉर्मेट बनेगा, उसके हिसाब से लिखना है। एक ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आप वैशाली निवासी अमर अवनी यानी इन दोनों में से कोई एक है, आप अपने क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ के सचिव हैं, अपने क्षेत्र में लगने वाले रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए एक सूचना लिखनी है। देखो जो ये टॉपिक भी कुछ कुछ वैसा ही है, वहां पर कुछ एक अलग क्षेत्र था, ये अलग क्षेत्र है, बस क्षेत्र बदले हैं, बाकी सब चीजें लगभग सेम ही है, फॉर्मेट वही यूज होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। आपने खेल सामग्री की एक नई दुकान खोली है, अपनी दुकान के बारे में जानकारी देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। कुछ चित्र आ जाएंगे, कुछ मैटर भी आ जाएगा लिखने का, और एक अच्छा सा जो आपको लगे कि यहां पर ये चित्र अच्छा बन सकता है वो चित्र भी बनाइए, कुछ मैटर भी लिख दीजिएगा, थोड़ा आकर्षक लगे तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मतलब मैंने ये वीडियो बना रखी है, मैं डिटेल में बात करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विषय में लोगों को जागरूक करते हुए सरकार की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो ये भी एक विज्ञापन है, लेकिन इसमें मैटर ज्यादा आएगा लिखने का कि जो आप जागरूकता फैला रहे हो उसके बारे में कुछ शब्द लिखने हैं, तो और जो चित्र है वो एक दो बना सकते हो, एक भी बहुत है। चलिए, एक शाम जब मैं घर में बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, मैं चौंक गया या गई। खालिस्तान, अब खालिस्तान में आपको बहुत बड़ी लघु कथा लिखनी है, बहुत बड़ी लघु कथा, दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए। बहुत बड़ी का मतलब मैं एक दो लाइन की बात नहीं कर रहा, यानी थोड़ी बड़ी लिखनी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि 5-4 पेज भरने हैं। तो 5 शब्द 5 अंक के हैं तो 100 शब्द काफी हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको अब थोड़ा अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई भी कथा बनाइए, कोई गलत नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कट मार दिया जाए, यानी बिल्कुल ही गलत मान लिया जाए। कुछ भी आप इससे रिलेटेड कुछ कथा बनाओगे वो सही होगी, बस थोड़े नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, आपने कितना अच्छा लिखा उस हिसाब से, ठीक है, बस इतना ही है। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं तो जब मैं घर में बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अब देखो दरवाजा खटखटाया तो कोई आया भी होगा, वहां से कहानी शुरू कीजिए। कहानी कुछ अलग भी हो सकती है, कुछ ऐसा व्यक्ति दिखा सकते हो जो आपके ऊपर यानी अटैक कर रहा है, या फिर आपसे बातचीत करने आया है, या फिर कोई जागरूकता फैलाने आया है, और इस तरह से कुछ कुछ बना बनाकर आपको ये कथा लिखनी है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। आप शक्ति हैं या फिर संयम है? लड़की है तो शक्ति है। आप लालटेनगंज में रहते हैं, आपके क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली की गंभीर समस्या चल रही है, इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को ईमेल लिखना है। देखो ये अथवा में है, आपको जरूरी नहीं है कि यही करना है या फिर वो लघु कथा करनी है, आपको दोनों में से एक करना है। और ये ध्यान रखना कि ईमेल लेखन का फॉर्मेट आपको पता हो, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो ठीक है, तो फॉर्मेट लिख लीजिएगा। बाकी जो बॉडी है वो आप अपनी तरफ से करोगे ना तो कुछ खास गलत करोगे नहीं, कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज ही होंगे, मतलब या यूं कह सकते हैं कि 1-2 नंबर कट सकते हैं बस, लेकिन लिख के जरूर आना। अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हो तो ठीक है, तो लिख के जरूर आना। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी है तो आपने थोड़ी प्रैक्टिस भी की होगी, और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। चलिए अब बात आती है कि क्या हमें रिवीजन करनी चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या होने जा रहा है तब आपको रिवीजन करनी है, 100% करनी है। कितनी करनी है? जितनी ज्यादा हो सके, और आप उसकी भी चिंता ना करो। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो ना तो आपकी मैं रोज रिवीजन भी करवा रहा हूं आपकी क्लास से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करना होगा, खासतौर पर टेलीग्राम पर तो जरूर। और पीवाईक्यू भी आपको सोल्व करने हैं, उसके लिए भी वीडियो बना चुका हूं, फ्री क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे आपको ये पीवाईक्यू, और ये जो फ्री क्रैश कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। और हां, आपके कितने मार्क्स आए, या यूं कह सकता हूं कितने प्रश्न सही हुए, आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि कितने प्रश्न गलत हुए, ये बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी आपका लेवल समझ में आए, उसके हिसाब से मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकूं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।